हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल पर। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज अपनी चल रही है और हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था भारत शासन अधिनियम 1919। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास के जो नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल के बटन पर क्लिक करें। देखिए, ऑल के बटन पर ही क्लिक करना है आपको, जब भी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। भारत जितने भी जो है अधिनियम सन 1947 तक, 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम आए हैं मैं उनको कंप्लीट करा रहा हूँ और कंप्लीट पॉलिटी आपको मैं करवाऊँगा। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 बनाया गया वो भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर, यानी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना हुई उसमें इस भारत शासन अधिनियम 1935 ने एक अमूल्य योगदान दिया, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो फ्रेंड्स, इसके मुख्य प्रावधानों की अपन बात करें तो पहला ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान आ रहा है। ये कह रहा है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ये कह रहा है कि इसने जो है ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी और जो है विषय जितने भी थे उनको 3 सूचियों में बांट दिया, संघीय सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। और इन 3 सूचियों के अलावा जितने भी जो विषय होंगे वो वायसराय को दे दिए गए। और उन जो विषय थे उनको क्या कहा गया, अवशिष्ट विषय। यानी कि कह रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत क्या कि इन तीनों सूचियों से बाहर के जितने भी जो कानून होंगे वो वायसराय को बनाने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ये कह रहा है कि ये जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात कर रहा है ना, ये जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था जो थी वो अस्तित्व में नहीं आई। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो नेक्स्ट प्रावधान की अगर अपन बात करें तो देखिए, नेक्स्ट प्रावधानों की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि इसने नेक्स्ट प्रावधान कह रहा है इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। अब देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? तो देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट की गई थी जिसमें जो विषय थे उनको हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा था। और अब इस एक्ट के अंतर्गत बात कर रहा है कि द्वैध शासन व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ये कह रहा है कि प्रांतों में तो द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की और राज्य विधान परिषदों के लिए मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया गया। किसको? गवर्नर को। यानी कि गवर्नर जो काम करेगा वो विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी जो मंत्री हैं उन्हीं की सलाह पर काम करेगा।
फिर देखिए एक नेक्स्ट प्रावधान की अपन बात करें तो कह रहा है कि इसने केंद्र में द्विवेद शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। अभी देखिए ये कह रहा है कि प्रांतों में तो द्विवेद शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और केंद्र में द्विवेद शासन प्रणाली शुभारंभ कर दी। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विवेद शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, तो उसका आंसर होगा सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सकता। यह कह रहा है कि केंद्र में द्विवेद शासन प्रणाली को शुभारंभ तो कर दिया और आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में भी बांट दिया संघीय विषयों को, लेकिन यह प्रावधान जो था वो लागू नहीं हो सका। तो देखिए नेक्स्ट प्रावधान की अगर इम्पोर्टेंट प्रावधान की बात करें तो ये कह रहा है कि इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। ये कह रहा है कि 11 राज्य जो थे उनमें से 6 में 2 सदनीय व्यवस्था इसने प्रारंभ कर दी। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। ये कह रहा है कि इसने 11 राज्यों में से 6 में तो द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही बन गई, लेकिन इन पर जो है कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। तो नेक्स्ट की अपन बात करें तो कह रहा है कि इसने दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। ये कह रहा है कि इसने जो है दलित जाति, महिलाएं, मजदूर वर्ग आदि के लिए निर्वाचन की अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसने प्रारंभ कर दिया। किसने? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत परिषद बनाई गई थी उसको इस एक्ट ने समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने मताधिकार का विस्तार किया, यानी कि मत देने का जो अधिकार लोगों को दिया गया था उसका इसने विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। ये कह रहा है कि मताधिकार का विस्तार किया और लगभग जो है 10% के लगभग जनसंख्या को जो है वोट देने का राइट मिल गया था। नेक्स्ट की अपन बात करें तो ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई, यानी कि आरबीआई की एक स्थापना भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। देखिए आरबीआई जो एक्ट बना था वो सन 1934 में बना था और आरबीआई की नेक्स्ट जो है आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हिल्टन यंग समिति गठित की गई थी, उसकी सिफारिश पर ही जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी सन 1934 में। एक्ट बना और एक्ट बनने के बाद जो है आरबीआई की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट की अपन बात करें तो इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग को स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। ये कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग की इस एक्ट के तहत स्थापना की गई और प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्य जो होते हैं उनके लिए भी संयुक्त सेवा आयोग की इसने स्थापना की। और नेक्स्ट की अपन बात करें तो सन 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। ये कह रहा है कि सन 1937 में जो है संघीय न्यायालय की इस एक्ट के अंतर्गत स्थापना कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान। देखिए इसके मुख्य प्रावधानों की अगर मैं आपको बता दूं तो मुख्य प्रावधान तो एक तो ये है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, दूसरा संघीय लोक सेवा आयोग या प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना इस एक्ट के तहत की गई। आरबीआई एक्ट की स्थापना भी इस एक्ट के तहत की गई और 1858 द्वारा स्थापित जो भारत परिषद थी वो इस एक्ट के तहत समाप्त कर दी गई और केंद्र में द्विवेद शासन प्रणाली का जो शुभारंभ किया गया था वो इसका मुख्य प्रावधान है। प्रांतों में द्विवेद शासन प्रणाली जो समाप्त की वो इसका मुख्य प्रावधान है और
जो विषय थे उनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो बांटा गया, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बांटे गए थे। ये जो प्रावधान है, ये इसके मुख्य प्रावधान है। और फ्रेंड्स, अब अपना लास्ट अधिनियम स्टार्ट हो रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। तो पहला प्रावधान कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है कि और इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। ये कह रहा है कि सन 1947 20 फरवरी 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी क्या, कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और जो है सत्ता जो होगी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारतीय विभाजन की बात कही। देखिए, क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी, तो मुस्लिम लीग ने इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए आंदोलन कर दिया और भारत का विभाजन की उसके बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि 1946 में जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो भी संविधान होगा ना, जिसको यह संविधान स्वीकार नहीं होगा, वो संविधान उस क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। ये करेक्ट 3 जून 1947 को वायसराय, देखिए वायसराय अब अपने चेंज हो गए हैं और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बन गए हैं। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना वायसराय माउंटबेटन ने प्रस्तुत की। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। तो इस एक्ट के मुख्य प्रावधान की अपन बात करें तो पहला प्रावधान कह रहा है कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश जो सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ये कह रहा है कि भारत का इस अधिनियम कौन से ने, भारत शासन अधिनियम 1947 ने भारत का विभाजन कर दिया और 2 स्वतंत्र डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य, यानी जो राष्ट्रमंडल जो होगा ना उसके अंतर्गत ही भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कह कि राष्ट्रमंडल से अलग होने की उनको स्वतंत्रता भी दी गई। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश कर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ये कह रहा है कि वायसराय का पद इसने समाप्त कर दिया। देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम जब आया तो उसी के अंतर्गत वायसराय का पद बनाया गया था। उस एक्ट के तहत तो वायसराय का पद आया था, जबकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को वायसराय का पद समाप्त कर दिया। 1947 को वायसराय का पद समाप्त कर दिया और नया पद गवर्नर, यानी कि आज के जो गवर्नर बनते हैं वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही नाम उनको दिया गया था और उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। नेक्स्ट कह रहा है, इसने दोनों डोमिनियनों राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। ये कह रहा है कि इसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दोनों डोमिनियन कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान, दोनों को संविधान सभाओं को, दोनों की जो संविधान सभा बनेगी उनको अपना देशों का संविधान बनाने और किसी भी देश को संविधान को अपनाने की उनको शक्ति भी दे दी। और सभाओं को यह भी शक्ति, सभाओं को क्या शक्ति दी कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून भी बना सकते थे।
नेक्स्ट कह रहा है कि इसने दो डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति दी कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के विधान सभा बना सकती थी। ये कह रहा है कि दोनों डोमिनियन जो होंगे भारत और पाकिस्तान, उन दोनों की संविधान सभाओं को यह शक्ति इसने दे दी कि वो संविधान का निर्माण, और जब तक संविधान का निर्माण और जब तक कार्यान्वित नहीं हो तब तक वो अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते थे। फिर कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। तो देखिए 1858 का अधिनियम आया, उसी के तहत ही वायसराय का पद आया और उसी के तहत ही आया था भारत सचिव का पद। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को वायसराय और भारतीय सचिव दोनों का पद इसने समाप्त कर दिया। तो आप कैसे याद रखेंगे कि देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद और वायसराय का पद आया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो है वायसराय और भारत सचिव दोनों का पद समाप्त कर दिया। यानी कि 1858 में तो दोनों पद आए और 1947 में इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय जो रियासतें थी उन पर ब्रिटिश संप्रभुता जो है कि कोई भी शक्ति नहीं होगी। ब्रिटिश संप्रभुता की भारतीय रियासतों पर किसी भी प्रकार की शक्ति जो है वो नहीं होगी, यानी कि इनकी शक्ति की घोषणा कर दी, समाप्ति की घोषणा कर दी। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिलकर या स्वतंत्र रह सकती है। ये कह रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय रियासतों को भारत डोमिनियन यानी कि भारत या पाकिस्तान दोनों के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र भी रह सकती है। ये कह कि वे रियासतें जो थी ना वो भारत में या पाकिस्तान दोनों में से शामिल भी हो सकती है या अलग भी रह सकती है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। यानी कि ये कह रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1947 जो आया उसने जो है संविधान बनेगा, जब तक संविधान बनेगा तब तक प्रत्येक डोमिनियन को शासन संचालित करना और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की जो है उनको शक्ति प्रदान कर दी भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन को, और इन दोनों डोमिनियन राज्यों को कानून में सुधार करने का भी अधिकार दिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट की अपन बात करें तो ये कह रहा है कि इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार है। ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासक जो था वो विधेयकों पर मताधिकार और स्वीकृति का जो अधिकार तो ब्रिटिश शासक को दिया था उसको इसने वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को कोई भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार तो उसे अभी भी था। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। ये कह रहा है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था और प्रांतीय गवर्नर जो था उनको राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया, लेकिन सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। ये कह रहा है कि जो भारत का सम्राट जो शब्द था वो उसने भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत जो है भारत का सम्राट पद भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी।
ये कह रहा है कि भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में जो नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की जो प्रणाली थी वो भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत समाप्त कर दिया गया। और फिर कह रहा है कि माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और सन 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। ये कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन को तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनको शपथ दिलाई किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और 1946 में जो संविधान सभा बनी उसको भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये था अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो चैप्टर था वो आज अपना कंप्लीट हुआ। 1773 से लेकर के सन 1947 तक के जितने भी अधिनियम जो आए थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब मैं जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लगभग 10 क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो अपनी स्टार्ट होगी कहाँ से कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, दूसरा अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है कौन सा? संविधान का निर्माण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अपन यहीं स्टॉप रखते हैं। तो फ्रेंड्स, नई वीडियो में अपन मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय एंड वंदे मातरम। थैंक यू।